हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 2022 और 23 के एग्जाम के आधार पर तैयार किए गए हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 3 महाद्वीपों में फैले साम्राज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रोम के इतिहास की स्रोत सामग्री को कौन कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो रोम के इतिहास की स्रोत सामग्री को जिन 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है वो है पाठ्य सामग्री, प्रलेख अथवा दस्तावेज और भौतिक अवशेष। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, रोम तथा ईरान के साम्राज्यों को क्या चीज़ अलग करती थी। तो रोम और ईरान के साम्राज्यों को जो चीज़ अलग करती थी वो है क्या है, भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहती थी। रोम और ईरान के साम्राज्यों के बीच कैसे संबंध थे। तो रोम और ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहते थे। प्रश्न 5, किस सागर को रोम साम्राज्य के हृदय माना जाता था। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य के हृदय माना जाता था। ये पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं डेफिनेटली इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ जो है इसमें अपलोड कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम साम्राज्य की उत्तरी और दक्षिणी सीमाएं कौन कौन से भौगोलिक लक्षण बनाते थे। तो उत्तर रोम साम्राज्य की उत्तरी सीमा राइन और डैन्यूब नदियाँ बनाती थी। इसकी दक्षिणी सीमा सहारा नामक रेगिस्तान से बनती थी। नेक्स्ट, रोम साम्राज्य के प्रशासन के लिए किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। तो लातीनी और यूनानी। ठीक है, लातीनी और यूनानी। लातीनी यहाँ पर है, आप देखिएगा लातीनी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, तो ये लातीनी है और यूनानी भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम साम्राज्य यानी रोम साम्राज्य के संबंध में प्रिंसेप्ट का क्या था, है ना। तो रोम साम्राज्य की अगर बात करें तो प्रिंसेप्ट वह राज्य था जो रोम के प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। ठीक है, रोम के सम्राट अगस्टस को प्रमुख नागरिक क्यों माना जाता था। रोम के सम्राट अगस्टस को प्रमुख नागरिक क्यों माना जाता था। तो रोम के सम्राट अगस्टस को यह दर्शाने के लिए कि वह निरंकुश सम्राट नहीं है, प्रमुख नागरिक माना जाता था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली थी। बलात् भर्ती मतलब जबरदस्ती भर्ती वाली थी। इससे क्या अभिप्राय था। फारस के राज्य की सेनाएं बलात् भर्ती वाली थी। इसका अर्थ यह था कि राज्य के कुछ वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की सेना की कोई 2 विशेषताएं बताओ। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। दूसरा, प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। नेक्स्ट, रोम के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन थे। तो रोम के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन थे, राजा, अभिजात और सेना। तो रोम के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं राजा, अभिजात और सेना। नेक्स्ट, रोम में सेनेट की सदस्यता का आधार क्या था। रोम में सेनेट की सदस्यता का आधार धन और पद प्रतिष्ठा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध देश के भीतर 2 गुटों में सशस्त्र संघर्ष होता है जिसका उद्देश्य सत्ता हथियाना होता है। रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है और क्यों। रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए जाना जाता था। इसका कारण यह शांति लंबे आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजयों के बाद आई थी। रोम के निकटवर्ती पूर्व से क्या अभिप्राय है। निकटवर्ती पूर्व से अभिप्राय भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व प्रदेश से है। इनमें सीरिया, फिलिस्तीन, अरब आदि प्रदेश शामिल थे। अगला क्वेश्चन, दिनारियस क्या था। हेरोड के राज से रोम को कितने दिनारियस की आय होती थी। देनारियस रोम का एक चांदी सिक्का था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। हेरोड के राज से रोम के प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस की आय होती थी। रोम की साम्राज्यिक प्रणाली में बड़े बड़े शहरों का क्या महत्व था। रोम के 3 सबसे बड़े शहरों के नाम भी बताओ।
तो बड़े बड़े शहर रोम की साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती और वसूल करती थी। रोम के 3 बड़े शहर कार्थेज, सिकंदरिया और एंटियोक थे। सम्राट गैलिनस ने सत्ता को सेनेटरों के हाथ में जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए? तो गैलिनस ने नवोदित प्रांतीय शासक वर्ग को मजबूत बनाया। दूसरा, उसने सेनेटरों को सेना की कमान से हटा दिया और उनके द्वारा सेना में सेवा करने पर रोक लगा दी। 3री शताब्दी के रोम में प्रांतीय सेनेटरों के बहुसंख्यक होने से क्या 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? पहला, साम्राज्य में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से इटली का पतन हो रहा था। दूसरा, भूमध्यसागर के अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों में नए डच वर्गों का उदय हो रहा था। रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर से क्या अभिप्राय है? नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसमें अपने मजिस्ट्रेट नगर परिषद एक निश्चित राज्य क्षेत्र से होता था। इसके अधिकार क्षेत्र में कई गांव आते थे। अगला क्वेश्चन है, ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध क्यों होता था? ईरान के पुरोहित वर्ग का मानना था कि सार्वजनिक स्नान जल से अपवित्र हो जाता है, इसलिए उन्हें उसका विरोध किया। रोम साम्राज्य में शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। एक उदाहरण दीजिए। रोम के कैलेंडर से पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजन का कार्यक्रम अवश्य होता था। 3री शताब्दी में ईरान के किस वंश के शासकों और जर्मन मूल की किन जनजातियों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किए? तो 3री शताब्दी में ईरान के सासनी वंश के शासकों और जर्मन मूल की एलमनाई, फ्रैंक और गोय जनजातियों ने रोमन पर आक्रमण किए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्फोरा क्या थे? ये किस क्षेत्र में बनाए जाते थे? एम्फोरा एक प्रकार के मटके एवं कंटेनर होते थे। इनमें शराब, जैतून के तेल और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई होती थी। ये भूमध्यसागर क्षेत्र में बनाए जाते थे, तो यहाँ पर ढुलाई है, ठीक है, ढुलाई होती थी। रोमन साम्राज्य के 4 धनी आबादी वाले प्रदेशों के नाम बताओ। 2 इटली के तथा 2 मिस्र के। इटली में कैंपेनिया तथा सिसिली और जो मिस्र में फायम तथा गैलिली। रोम में सबसे बढ़िया अंगूरी शराब तथा गेहूं कहाँ से आता था? तो सबसे बढ़िया अंगूरी शराब कैंपेनिया इटली से और गेहूं सिसिली इटली और बाइजेंटाइन ट्यूनिसिया से आता था। अगला है, रोम राज्य के संदर्भ में प्रिंसिप से क्या अभिप्राय है? इसमें सम्राट तथा सेनेट की क्या स्थिति है? तो प्रथम रोमन सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसेप्ट कहा जाता था। अगस्टस राज्य का एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तो भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक है, ना कि निरंकुश शासक। ऐसा सेनेट को सम्मान देने के लिए किया गया था। सेनेट वह संस्था थी जिसका रोम के गणतंत्र शासनकाल में सत्ता पर नियंत्रण था। इस संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक बना रहा। इस संस्था में कुलीन तथा अभिजात वर्गों अर्थात रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, परंतु बाद में इसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस प्रकार के व्यवहार करते हैं। सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले सम्राटों को सबसे बुरा सम्राट माना जाता था। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, परंतु अधिकतर सेनेटरों को यह आभास हो गया था कि अब यह असंभव है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर से 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा रोमन सभ्यता के पतन के 5 कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करके चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे 5 के 5 कारण पर हमने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। इसी प्रकार से रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो रोमन साम्राज्य की जो सामाजिक श्रेणियाँ थी, ठीक है, पूर्ववर्ती काल में जो सामाजिक श्रेणियाँ थी, सेनेटर काल में अश्वरोही नाइट वर्ग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको आप नोट भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। चलिए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हम इसका पीडीएफ भी जल्दी अपलोड कर देंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आपको कर लेना है, सभी परीक्षा के ध्यान को रख कर तैयार किए गए हैं। माफ़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है? इस अवधि में रोमन साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन हुए? तो प्रवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोमन साम्राज्य के लिए तथा 4वीं से 7वीं शताब्दी के इतिहास के लिए किया जाता था।
यह अवधि अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। इस काल में रोमन साम्राज्य में निम्नलिखित तथा परिवर्तन हुए जिसे हम प्रशासनिक परिवर्तन भी कहते हैं। तो पहला धार्मिक परिवर्तन है ना, प्रशासनिक परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कर लेनी है, क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगला है रोम के इतिहास के मुख्य स्रोत का वर्णन कीजिए। रोम के इतिहास के प्रमुख स्रोत ये थे पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज, भौतिक अवशेष, ठीक है। तो पाठ्य सामग्री में क्या क्या रहा है, तो पाठ्य सामग्री में इतिहास, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि शामिल हैं। दस्तावेज की अगर हम बात करें तो उत्कीर्ण विलेख, पेपराइर्स, पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियाँ। और भौतिक अवशेष की अगर हम बात करें माफ कीजिएगा, पुरातत्व खुदाई प्राप्त की गई चीज़ें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको कर लेना है, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने शामिल कर दिया है। इससे बाहर 200 क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर से और भी कोई डाउट है तो जल्दी आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम कमेंट में उत्तर देंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर का जो MCQ रह गया है उसको भी हम जल्दी लेकर आएंगे ताकि आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में जितना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद, धन्यवाद।